गुलमर्ग में सरमाई खेलों में शरीक 65 के करीब बच्चों के टेस्ट आए कोविड पॉजिटिव। सभी बच्चों को आइसोलेशन में रखने के इंतजामात में जुटी एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेक्टर हेल्थ ने अस्पतालों के अहाते में रैट टेस्ट के बाद ही मरीजों और तीमारदारों को दाखिले की इजाजत से मुतल्लिक जारी किया सर्कुलर। कुलगाम में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में पुलिस एहलकार और मिलिटेंट जां बहक। झड़प के दौरान 3 फौजी भी हुए जख्मी। पुलिस ने जैश मोहम्मद के बड़े मिलिटेंट बाबर भाई को जां बहक करने का किया दावा। झड़प के दौरान रिहायशी मकान भी हुआ तबाह। LAC के मामले पर भारत चीन कमांडरों के दरमियान बातचीत का 14वां मरहला बगैर नतीजा इख्तियाम। फ्रिक्शन पॉइंट्स को फौज से खाली कराने के भारत के मुतालबे पर नहीं हो पाई कोई पेशरफ्त। दोनों फौजियों ने आइंदा बातचीत का फिर दोहराया आज़म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर जो कि गुलमर्ग से डेवलप हो रही है। कोविड का ग्राफ लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन गुलमर्ग से जो खबर डेवलप हुई है वो यही है कि 65 के करीब जो खिलाड़ी बच्चे हैं उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। गुलमर्ग से बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के यानी जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता जो बच्चे वहां पर सिकिंग के लिए गए हुए थे, गुलमर्ग गए हुए थे और काफी दिनों से वो वहां पर थे, अब उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। और इन सभी बच्चों को जो अभी तक हमें मालूमात हासिल हुई हैं कि उन्हें आइसोलेशन में रखने की कोशिशें की जा रही है और वहां पर मेडिकल टीमें भी रवाना की जा चुकी हैं। क्या है इस खबर से मुत्तलिक पूरी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे सनम एजाज से। अपने साथी सनम एजाज से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताते चले स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर भी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोविड का ग्राफ है वो इस कदर बढ़ जाए कि अब बच्चे भी इसके शिकंजे में आ जाए। और खासतौर पर जो खिलाड़ी गुलमर्ग गए हुए थे अब वो भी कोविड के शिकार हो चुके हैं, वो भी कोविड के पॉजिटिव आए हुए हैं। करीबन 65 के करीब ये बच्चे हैं और माना यह भी जा रहा है कि इन बच्चों के रैट टेस्ट नेगेटिव आए थे, लेकिन जो RT-PCR टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। इस हवाले से जो कंसर्न मेडिकल ऑफिसर है या चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनके साथ भी हमारे नुमाइंदे इशफाक ने बात की है और इशफाक डार के मुताबिक इस हवाले से अभी तक यही स्पष्ट हो पाया है, तस्दीक हो पाई है कि 65 के करीब जो बच्चे हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जम्मू कश्मीर के वो पॉजिटिव आ चुके हैं। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि 65 के करीब बच्चे गुलमर्ग में जो विंटर कैंप्स के दौरान वहां पर गए हुए थे, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज खासतौर पर जो सिकिंग है उसमें शामिल होने के लिए बच्चे वहां पर गए हुए थे। माना जा रहा है कि 65 के करीब बच्चे वहां पॉजिटिव आ गए हैं। क्या कुछ फर्दर ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है और क्या है मुकम्मल मालूमात और तफसीलात? देखिए, ये अभी कुछ देर पहले की खबर है और ये 65 बच्चे जो हैं ये रियासत के या यूं कहीं वैली के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें जो विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सरकार कराती है, वो कोर्सेज इनके कराती है, उस हवाले से इन्हें गुलमर्ग लिया गया था। और वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे मैंने अथॉरिटी से बात की, स्पोर्ट्स काउंसिल जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है उनके अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटोकॉल होता था जब स्पोर्ट्स, लेकिन ये बच्चे हैं, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, छोटे बच्चे नहीं है, ये बड़े 10 से ऊपर के बच्चे हैं और 65 इनकी जो तादाद है, इनका टेस्ट भी हुआ है जो पहले आने से पहले भी इनका वहां पे टेस्ट हुआ है जिससे उसका रिपोर्ट आ जाया है, जिसकी वजह से कल इनका RT-PCR जो होता है वो भी कराया गया है, उसमें तो वो नेगेटिव आए थे, लेकिन इससे पहले जो इनका जो टेस्ट हुआ है उसमें ये पॉजिटिव आए। और जैसे ही वहां पे पॉजिटिव आने की खबर वहां अथॉरिटीज को मिली, उनने फौरन बच्चों को स्लोप से हटाया, अपने वापस जो उनका कैंप है वहां पे उनको लिया और फिर अब आगे की तैयारी करते इनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो है दूसरी जो मेडिकल तदाबीर है उस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये बच्चे जो है वहां पे गए हुए थे और ये कहां से पॉजिटिव हैं, माना यही जा रहा है कि कहीं न कहीं इन्हें आसपास से लग गया है, क्योंकि जब पहला टेस्ट जो वहां पहुंचे हैं
उसके बाद कल जो RT-PCR किया उसमें नेगेटिव आए। तो ये जो है वायरस जो है हमारे आसपास है, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को वायरस हो गया है, या एक बच्चे ने कहीं से वायरस लाया तो बाकी, क्योंकि ये बच्चे इनका अलग अलग से सिस्टम तो वहां रखा है, लेकिन ये उम्र है, इस उम्र में अलग अलग रहते बच्चे नहीं है, एक दूसरे से मिलते हैं, वो बड़े भी नहीं रहते, तो बच्चों की बात नहीं है। तो उस सारे के बीच में कहीं ना कहीं ये सारे जो 65 बच्चे उनमें से अभी तक जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सनम पूरी जानकारी देने के लिए। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी जो हमें इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि पहले रैट टेस्ट इन बच्चों का किया गया, वो नेगेटिव आ गया और उसके बाद जो RT-PCR टेस्ट है वही इनका पॉजिटिव आया है। और वैली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इन खिलाड़ियों का ताल्लुक है। और इस हवाले से जो बड़ी एक खबर एक बार फिर से डेवलप हो रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां पहले ही यहां पर कुछ केसेस ओमिक्रॉन के थे, उसमें मजीद 10 केसेस का इजाफा हो चुका है। ये सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है और इनके मुताबिक जो 3 ट्रैवलर्स थे वो 3 ट्रैवलर्स समेत अभी तक जो तादाद है वो 23 तक पहुंच चुकी है। हालांकि अभी इस हवाले से सरकार की जानब से कोई इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जराए के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है और कुछ जो न्यूज एजेंसीज है उनकी जानिब से भी इस हवाले से कोट आया है कि अब ओमिक्रॉन के केसेस वादी कश्मीर के अंदर बढ़ रहे हैं और यह तादाद 23 तक पहुंच चुकी है। जो अभी इस हवाले से हमें मालूमात मिल रही हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि अभी तक इसकी सरकारी स्तर पर इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये जो नए केसेस है ये कहां से हैं। लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए, हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहे। लेकिन अगली खबर में बात करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानब से यह सर्कुलर जारी किया जा चुका है और इस सर्कुलर में तमाम जितने भी सुपरिंटेंडेंट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स के और उसके साथ साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और BMOs यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, उन्हें यह हिदायत दी गई है कि उनके किसी भी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसके अहाते में किसी भी शख्स को बगैर रैट टेस्ट दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए, ख्वाह वो बीमार भी क्यों ना हो, वो मरीज भी क्यों ना हो। पहले हर किसी को, चाहे वो बीमार हो या तीमारदार हो, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना चाहते हैं, खासतौर पर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, तो वहां पर उन्हें रैट टेस्ट से गुजरना होगा। ये जो ऑर्डर है, ये जो सर्कुलर है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानब से जारी किया जा चुका है। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे क्या है मुकम्मल तफसीलात इस ऑर्डर में जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानब से अभी जारी किया गया है। क्या जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये ऑर्डर सिर्फ हॉस्पिटल्स भी इसके जुमरे में आते हैं या कि जो BMOs, CMOs या उनके जो रेस्पेक्टिव जो उनके ऑफिस हैं ये उनका ही जिक्र है? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर मैं बात करूं, अभी अभी ये ऑर्डर जो है जारी किया गया है खास तौर पर जिसमें बताया गया है कि जितने भी हेल्थ केयर यूनिट्स हैं और जिसमें रिलेटेड एंड रेलेवेंसी जिनकी CMO, BMO या खास तौर पर जो भी इसके अंडर अथॉरिटी आती है उनके रिलेटेड ये ऑर्डर हुक्मनामा जो है जारी किया कर दिया है, खास तौर पर ओमनिकॉन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से अभी केसेस की तादाद बढ़ रही है और ये इंक्रीजिंग नंबर आगे जा रहा है, तो अब इस ऑर्डर पे क्लियर कर दिया गया है, चाहे वो अटेंडेंट हो या पेशेंट हो या वहां का मुलाजिम हो, ये मैंडेटरी करार कर दिया गया है कि वो रैट टेस्ट से जरूर गुजरे, उनको रैट टेस्ट के बगैर इजाजत नहीं दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अभी ये हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया गया है जिसने भी रैट टेस्ट नहीं किया होगा उसको बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो मरीज हो, चाहे वो अटेंडेंट हो या चाहे वो वर्कर हो जो उस हेल्थ अथॉरिटी में काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल पूरी जानकारी देने के लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानब से मुश्ताक अहमद रातर की जानब से जो सर्कुलर जारी किया गया था उसी हवाले से इरफान फाजिल हमें डिटेल में बता रहे थे कि जितने भी CMOs है, BMOs है या उसके साथ साथ सुपरिंटेंडेंट्स हैं और उनके माता जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है वहां पर किसी भी फर्द को इजाजत नहीं होगी जब तक न वो रैट टेस्ट से गुजरेगा। तो इस तरह से अब आम लोगों को भी ये समझना होगा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन इस कदर अब मुतहरिक हो जाएगी तो आम लोगों को भी कितना मुतहरिक होने की जरूरत है ताकि जो कोविड का बढ़ता ग्राफ है इसको किसी हद तक कम किया जा सके। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं कुलगाम की, क्योंकि कुलगाम के अंदर कल शाम से ही पहले मुहासरा किया गया और उसके बाद यहां पर गोलियां भी चली और मिलाकर यहां ये झड़प हुई है, एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में जहां एक मिलिटेंट जिसका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से बताया जा रहा है वो इस हमले में मारा गया है, वहीं पर
मिलिटेंट की जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार जिसका नाम रोहित चिप बताया जा रहा है वो भी इसमें जाम बहक हो गया है। यानी इस झड़प में एक मिलिटेंट के अलावा एक पुलिस एहलकार भी जाम बहक हुआ है। दरअसल दौरान शब ही ये झड़प यहां पर शुरू हो गई और उसके बाद आज सुबह ये झड़प यहां पर इख्तिताम पजीर हुई और इस हालत आप देख सकते हैं। ये जाय मौका से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इसी मकाम में बताया जा रहा है कि मिलिटेंट मौजूद थे और इस दौरान मिलिटेंटों की फायरिंग के नतीजे में 3 फौजी भी जख्मी हुए हैं जबकि 2 सिविलियन भी इस दौरान जख्मी हो चुके हैं। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये पारीवन कुलगाम एनकाउंटर के हैं और जहां के बारे में बताया जा रहा है कि यहां आसपास में ही 2 मकान थे। हमारे नुमाइंदे कुलगाम से अब्दुल हमीद के मुताबिक आसपास ही ये मकान थे और उन्हें जो जराये के हवाले से खबर मिली है कि पुलिस को यहां इत्तला थी, फौज को भी इत्तला थी कि यहां इन 2 मकानों में से एक मकान के अंदर मिलिटेंट छुपे हैं और उसके बाद जब वो एक मकान के अंदर गए लेकिन मिलिटेंट दूसरे मकान में थे जिसने अनफान में गोलियां चलाई जिसके नतीजे में ये पुलिस एहलकार यहां पर पहले जख्मी हुआ और उसके बाद वो जाम बहक भी हुआ और इस तरह से यहां फौज के 3 एहलकार भी जख्मी हुए हैं और इस दौरान 2 सिविलियन भी यहां पर जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हालात के बाद अब एलएसी का जिक्र करते हैं क्योंकि एलएसी के मामलों को लेकर आज भारत और चाइना के जो कमांडर्स हैं उनके दरमियान फौजी लेवल की बातचीत होनी थी और ये बातचीत तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही लेकिन भारत चीन फौजी मुज़ाकरात का ये 14th राउंड ऑफ टॉक्स एक बार फिर से बेनतीजा ही रहा। बड़ी खबर हम आपको भारत चीन मुज़ाकरात के हवाले से बता रहे हैं और इस हवाले से भारत का यह मुतालबा रहा है कि एलएसी पर बाकी जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहां से फौज की डिसएंगेजमेंट हो यानी इन पॉइंट्स को फौज से खाली कराया जाए। यह भारत का मुतालबा था और भारत का यह भी मुतालबा रहा है कि जो डिप्संग बल्ज है और डिमचोक का मसला भी हल होना चाहिए। काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि जितने भी बातचीत के मराहिल चले भारत की जानब से इस तरह की डिमांड वहां पर रखी गई है और इस तरह से भारत चीन के कमांडर सतह की ये बातचीत चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर तकरीबन 13 घंटों तक जारी रही लेकिन बगैर नतीजा ही इख्तिताम पजीर हुई है। इस खबर को लेकर हमारे साथ इस वक्त रहमत कलीम दिल्ली से हमें अपडेट करेंगे। रहमत, जाना चाहेंगे आपको कि लगभग 14th राउंड ऑफ टॉक्स जो भारत और चाइना के कमांडर्स के दरमियान चला है और माना जा रहा है कि एक बार फिर से ये बेनतीजा ही रहा लेकिन जब हम उनका डिप्लोमेटिक लैंग्वेज देखते हैं तो उसमें ये भी उन्होंने इजहार किया है कि वो एक बार फिर से इसमें बातचीत करने के ख्वाहिशमंद है। जी देखिए, बिल्कुल 13 घंटे की मीटिंग का नतीजा सिर्फ ये निकला कि हम आगे भी बातचीत करेंगे। 13 घंटे तक के चुशुल के मकाम पर ये चीन के हिस्से में जो एलएसी पर है वहां पर ये मुज़ाकरात हुए थे। कल मुज़ाकरात करीब 13 घंटे तक चली, देर रात तक 10:30 बजे तक, लेकिन ये मीटिंग पूरी तरह से नाकाम रही यानी बेनतीजा रही। सिर्फ इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि हम बहुत जल्द और इसमें जो हमारे तनाजात जिस पर बातचीत होनी थी, जिस पर बातचीत के लिए कल मीटिंग बुलाई गई थी और कल मीटिंग भी हुई लेकिन उसमें बात नहीं बनी। हिंदुस्तान की तरफ से अपने शरायत थे, चीन की तरफ से अपने शरायत थे, दोनों मुल्कों के जब अपने अपने शरायत थे तो इन शरायत के टकराव की वजह से बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और यही वजह है कि 13 घंटे तक यूं ही बैठे बैठे इस बात के साथ निकल पड़े कि फिर मिलेंगे। तो 13 घंटे को लेकर 13 घंटे के दरमियान जो बातें हुई हैं, अंदर से जो खबरें हमें मिल पा रही है वो ये कि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं अभी भी एलएसी पर जहां पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाजात बाकी हैं, टकराव की सूरत हाल है। वो चाहे वो देपसोंग का इलाका हो या पेंगोंग या फिर गोगरा हॉट स्प्रिंग का मामला हो। इन तीनों मकामात ऐसे हैं जहां पर अभी भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाजात बरकरार हैं और इसी तनाज़े को हल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर 13 से 14 राउंड तक की मीटिंग हो चुकी है और 14 राउंड की बेशतर मीटिंग है। जो 14 राउंड की बात करें तो इनमें से बेशतर मीटिंगें ऐसी हैं जो मीटिंगें बेनतीजा रही हैं। बहुत ही चंद मीटिंगें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रही हैं, मुफीद साबित हुई है और नतीजे में कुछ न कुछ हमें देखने को मिला है। लेकिन कल की मीटिंग में जो सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की तरफ से रखी गई वो ये कि हम अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन पर जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए फौजी इनखला को ही फोकस में रखना होगा। फौजी इनखला को फोकस में रखने के लिए चीन तैयार नहीं है। चीन ने अभी पिछले दिनों देपसोंग
बाजाबता तौर पर पेंगोंग में जो पुल बनाया है उस पुल पर भी हिंदुस्तान ने एहतजाज दर्ज किया। 60 सालों से पहले से जमीन पर कब्जा किया हुआ है चीन, और उस पर अब पुल बना करके जो मिलिट्री डेवलपमेंट है उसको फास्ट करने के लिए वो पुल इस्तेमाल कर रहा है चीन, जिस पर हिंदुस्तान ने एहतजाज पहले भी दर्ज किया था। अरुणाचल प्रदेश का मामला हो जहाँ के कुछ शहरों का नाम उन्होंने तब्दील कर दिया था। तो इन तमाम मुद्दों पर कल हिंदुस्तान की तरफ से बाजाबता तौर पर एहतजाज भी दर्ज किया गया और कहा भी गया कि इस तरह की हरकतों से बाज आइए, अगर ये हरकतें रही तो फिर हम LAC के मसले को बहुत जल्द सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन चीन अपनी शर्तों के साथ खड़ा रहा और वो ये कहता रहा कि हम फौजी इनखला तभी करेंगे जब इन चाहे वो हॉट स्प्रिंग का मामला हो, गोगरा का मामला हो, देपसोंग का हो, इन तमाम मामलों पर हिंदुस्तान पीछे जाए, हिंदुस्तान अपनी जमीन छोड़ के पीछे आए, ये चीन चाह रहा है। और हिंदुस्तान कह रहा है कि जो पहले के स्टेटस था, पहले की पोजीशन थी, जहां पर चीन का हक था, जहां पर हिंदुस्तान का हक था, दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर वापस जाए, यही एक तरीका है मसले का हल करने का। हिंदुस्तान मुसलसल बातचीत के जरिए मसले का हल चाहता है, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं और मुसलसल अपनी शर्तों के साथ वो आता है और खाली हाथ वापस चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम पूरी जानकारी देने के लिए। और इस LAC के मामले पर जो टॉक्स हुई है भारत और चाइना के दरमियान मिलिट्री स्तर पर, उस पर अपडेट देने के लिए, क्योंकि भारतीय फौज की जानब से जो पेंगोंग सो में चाइना फौज की तरफ से पुल बनाने और उसके साथ साथ सचिव कॉम्प्लेक्स की तामीर और अक्साई चीन में फौज की तादाद बढ़ाने का मामला भी उठाया गया था और उसमें वो चाइना एंड से किस तरह की पेशरफ्त का मुतालबा कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन चाइना अपनी शर्तों को लेकर, जैसा कि रहमत कलीम ने कहा कि अपनी शर्तों पर बजिद है। नतीजा ये है कि इस मीटिंग का नतीजा यही निकला कि हम फिर मिलेंगे। तो बात करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी की, जो 1900 साल के लिए मुरतब की है और उसमें उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भारत के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ अमन चाहते हैं। क्या पाकिस्तान की जानब से, हालांकि ये ज़राई इब्लाग में ही ये खबर आई है, अभी तक इस हवाले से किसी भी पाकिस्तान की हुकूमत की जानब से इस पर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो मुख्तलिफ अखबारात हैं पाकिस्तान के, उनमें इस खबर को शाया किया गया था और इस खबर को भारत के तकरीबन सभी मुल्कों और सभी जितने भी अखबारात हैं या जितने भी पोर्टल्स हैं या जितने भी चैनलें हैं उनकी जानब से नश्र किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की जानब से भारत के साथ इन ख्वाहिशात का इजहार पहले सफ़ों में इस खबर को शामिल किया गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान अमन के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस ख्वाहिश को किस नजर से देखते हैं, इस हवाले से हमने PDP के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा के साथ बात की और उन्होंने कहा कि यह मुफ्ती मोहम्मद सईद का ही ये गोल था कि भारत और पाकिस्तान अगर आपस में मिल जाए, अगर अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब ये बनाई गई 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सदारत में उन्होंने ये पार्टी बनाई, तो उसी वक्त का ये हमारा एजेंडा है कि बातचीत से ये मसला हल होना चाहे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में दोस्ती करनी चाहे। मुफ्ती साहब ने काफी कोशिश की हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथ लाने की, और हम आज भी हमारा एजेंडा यही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो जम्मू व कश्मीर में जो अमन अमान वो बहाल हो जाए, यहाँ के लोग खुश रहे, यहाँ के लोग आबाद रहे, यही हमारा मकसद है और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आज पाकिस्तान ने एक बात कही है तो बहुत अच्छी, वी वेलकम दैट स्टेप, और हम यही इस्तिदा करेंगे, अपील करेंगे हिंदुस्तान सरकार को भी कि वो भी इसमें पहल करे और ये जो मसला सालों साल से यहाँ चला आ रहा है इसको हल। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का भी यही कहना है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ठीक हो जाएंगे तो उससे उस अच्छाई का समर जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर माहौल जो है पैदा हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात वक्त की अहम जरूरत है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, हमारे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छा रखेगा, सिक्योरिटी के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में जो इनके डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई का, इनका जो माहौल ख़राब रहता है, इनमें जो टेंशन रहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उसके शिकार ज़्यादा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं। और आप देखिए कितने बच्चे मर गए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो लोग हैं दिल्ली में जो काम वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है, ये बातें वो मान रहे हैं।
लिहाजा अगर इन चीजों का कोई समाधान निकला, कोई हल निकलेगा जिससे इनकी नजदीकी आ जाएगी, एक अच्छा वातावरण बन जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा, जिससे यहाँ लोग नहीं मरेंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, या हिंदुस्तान के जो आर्मी जवान जो बॉर्डरों पे होती है वो बंद होगा, या पाकिस्तान की तरफ जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो बंद होंगी। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वाकई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, परमानेंट सीज फायर रहेगा और ये बातचीत करेंगे, जो इनके डिस्प्यूट्स हैं उनको निकालेंगे, देखेंगे दुनिया इस वक्त कहां तरफ किस तरफ जा रही है उसको देखकर जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग हर खुश हो जाएंगे इस पर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बातचीत होगी। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन का भी रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का ही इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान की तरफ से नई सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत भारत के साथ अमन और तजारत के दरवाजे खुले रखने का हम खैर मकदम करते हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान खराब रिश्तों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर जम्मू कश्मीर की आवाम है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बड़े माहदे दोनों मुल्कों के दरमियान चाहे अपने ममालिक की सतह पर या दोनों मुल्कों के दरमियान हुए, ताहम अभी तक उन माहदों को ना ही इम्प्लीमेंट किया गया और ना ही उसका समर कहीं पर भी किसी मुल्क को भी हासिल हुआ। तशद्दुद से, जंग जुदल से, गोली से, आज या जेल जाने से, जेल लेने से, जेलों में बंद करने से मामला हल नहीं हुआ। एक नादिर मौका है दोनों ममालिक के लिए और हमारे जो कंट्री है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। अगर ये बात है तो उनको भी इस बारे में जरूरी पहल करनी चाहिए ताकि बड़े सगीर में अमन कायम हो, उससे हमारे जो दोनों ममालिक बिल्कुल नजदीक आएंगे और हमारी तामीर। तो ये हम दोनों कंट्री बेरोजगारी का बड़ा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात होते हैं, बॉर्डर्स पर मामलात होते हैं, तो उसका कला कमा करने के लिए, उसको किसी हद तक दूर करने के लिए, अमन कायम करने के लिए अगर ये हमारे इस हमसाया ममालिक के प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐसी पॉलिसी मुरतब की, बहुत ही अच्छी बात है, मुबारक की बात है। बात करते हैं पंपोश कॉलोनी पालपुरा श्रीनगर के लोगों की, और इन लोगों का मानना है क्योंकि वो म्युनिसिपल हदूद के अंदर आते हैं लेकिन जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। उनका कहना है कि इलाके में पानी की किल्लत है और ये पानी की किल्लत बिजली ना होने की वजह से हुई है, और उन्होंने कहा कि आज ना ही उन्हें बिजली है और ना ही उन्हें पानी है। नतीजा ये है कि मकामी लोग काफी सफर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पानी तभी हासिल कर पाते हैं जब इलाके में बिजली हो, और जब बिजली नहीं होती है तो उन्हें सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह नूरबाग पे 7 किलोमीटर दूर तूत क्या म्यूनिसिपलिटी सती, मगर ये कह फैसिलिटी इंसान गे रियलाइज पानस म्यूनिसिपलिटी सत म्यूनिसिपलिटी या सरकार आराम आराम कहें रेत गि बिल रटने पावर गई 2 वरी टोटल पावर वुचान गचान पे मोड़ दजान रेत 2 रेत 3 रेत गन तो यून रोजान कम से कम गरीबन कुन नाव पंपोश कॉलोनी आज वो सठा मैंने वरी वात आब प्रॉब्लम, खास कर बे पावर प्रॉब्लम। टंकी पे पावरस पे आब चलान, ये पावर गसान आब पे रोजान कहें ना पे गवर्नमेंट की तरफ आब गाड़ी वातान कह सहूलियत सठा प्रॉब्लम। रंगकदल अच्छाबल के लोगों को भी इसी तरह की मुश्किलात थी। उनका कहना है कि इलाके में जो बिजली ट्रांसफार्मर है वो खराब है और वो बार बार खराब हो जाता है, डिस्पाइट कि उसे ठीक भी किया जाता है, लेकिन अभी तक भी उन्हें अच्छी सप्लाई बिजली की नहीं मिलती है क्योंकि बार बार ये ट्रांसफार्मर जल जाता है, खराब हो जाता है। इस वजह से उन्होंने जो मकामी इंतजामिया है उनसे अपील की है कि उन्हें दूसरा और बड़ा ट्रांसफार्मर इलाके में दिया जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।